चलो भाई देखो। सर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी घटना को सर एक लाइन अपन डिलीट करेंगे। सर एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का, आगे जाके बंगाल की लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी, आप देख लीजिएगा। सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का थर्ड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की। माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। Respected sir, Mahamati Manush is the Magna Carta of the governance of West Bengal and our party, and I feel truly honored that today I have been given the opportunity to talk on a ministry which is intrinsic to the Mahamati Manush of the country. हमारे किसान अपनी मवेशी को, अपनी फसल को माँ की तरह पूछते हैं, जिस खेत में वो हल चलाते हैं उस जमीन को नमन करते हैं। But does this major sector get support from the government? Sir, Indian agriculture supplies around 58% of India's livelihood and is a principal source of income for half of the population, accounting for 17 to 18% of the country's GDP. 70% of India's rural poor depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। Sir, exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current government and wholesale fodder inflation hovering between 25% to 28.6% in the last 2 to 3 years, it is a 9-year high. सर, किसान खुद क्या खाएंगे? अपने परिवार के लोगों का खिलाएंगे? अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी को क्या खिलाएंगे? सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय, भेड़, बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का आभास है कि ये जो 18वीं लोकसभा है ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही बधाई के पात्र हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है, वो भी बधाई के पात्र है। महोदय जी, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील, जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है 3रे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है, ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन, धन, पशु, ज़मीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है, उसके प्रभाव से, उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं आदरणीय और माननीय हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोषणा की है। हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। महोदय जी, मुझे ये जान के और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है, वो उतना काम हमारे आज़ादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे। वर्षा, it is her maiden speech. आप सब हिमाचल, वर्षा, it is her maiden speech, kindly. आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आज से आज़ादी के 60 साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो रोड बनाए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को जो है एम्स, IIT, IIM जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिए हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है। हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राज्य को 3,500 करोड़ की लागत का मनाली कीर्तपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है, जिसमें माननीय महोदय जी 5 से ज़्यादा टनल हैं और 37 से ज़्यादा उसमें ब्रिजेस हैं। ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल है, जैसे कि हमारी अटल टनल 9 किलोमीटर की जो वो अटल टनल है, विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल ट्यूब हाईवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके साथ ही 11,000 करोड़ के हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए, लेकिन लाखों लाभार्थी जो है वो चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे PM की जो है वो मकान हो या आयुष्मान हो, हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राज्य है जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहाँ घर घर में जो है वो गैस चूल्हे का कनेक्शन लगा है। एक भी माता, एक भी बहन गैस चूल्हे के कनेक्शन के बिना नहीं है। और मेरा ये जो सौभाग्य है 18वीं लोकसभा में महोदय जी, मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तब महिला आरक्षण बिल जो
राजनीति में महिलाओं को जो है 33% आरक्षण देता है, वो बिल भी पारित हुआ था। तो मेरे लिए बड़ी ही ये सौभाग्यशाली जो है 18वीं जो लोकसभा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बिल है ये अवश्य ही एम्प्लॉयमेंट हो या चाहे स्टार्टअप इनोवेशंस हो, चाहे हमारे गरीब और मिडिल क्लास को टैक्स रिलैक्सेशन हो या हमारे जो अन्नदाता किसान हो उन पे फोकस हो। ये मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ। और मेरी एक प्रार्थना रहेगी हमारे सरकार से कि हमारे मंडी क्षेत्र में अगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो अवश्य ही हमारी जनता का टूरिज्म की दृष्टि से बहुत कल्याण होगा। वो हमें ज़रूर इस विषय में सोचें। और मुझे लगता है ये जो बजट है हम हिमाचल के वासी जो हैं इसका पूरी तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं। और धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।